प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 12 भूगोल विषय को देखेंगे। ये हमारा चैप्टर 8 है और हमारे चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर को। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित है, जो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति पक्ष बेचता है और दूसरा खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्य स्थान पर से कम दामों में खरीद सकते हैं। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के बदले में रुपये के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते हैं और आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती है, तो आपको एक ऐसा नलसाज ढूंढना पड़ता है जिसे आप द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती है और आप उसके नलसाज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। यहाँ पे जॉन विल्मेला ने वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जोगीराड में जॉन बिल मेला लगता है और संभवतः यह भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातियों तथा समुदायों के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। रुपये अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नौजवान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन, काउरी शेल, चीते के पंजे, हवले के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण। क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान? क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय प्रायः दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह है कि यह भुगतान का एक माध्यम बना। दासों की नीलामी हेतु विज्ञापन 1829। इस अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा किराए पर लेने हेतु विज्ञापन दिया। खरीदने वाले प्रायः कुशल व स्वस्थ दास के लिए 2000 चुकाते थे। ऐसी नीलामियों ने प्रायः परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। उनमें से बहुतों ने अपने प्रियजनों को दोबारा नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग जब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे, केवल धनी लोग ही आभूषण व महंगे परिधान खरीदते थे और परिणामस्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। व्यापारी भारत, पर्शिया और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हुई।
15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसे दास व्यापार कहा गया। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बगानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक कि यह 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं किया गया। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। औद्योगिक राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का उत्पाद किया और मूल्यपरक तैयार माल को वापस अनौद्योगिकीकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता जैसे संस्थानों ने शुल्क को घटाने की कोशिश की, घटाने में सहायता की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाए, हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूर्णता व हस्तांतरणीय के सिद्धांतों पर आधारित होता है और सिद्धांत यह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व की आर्थिक संगठन का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार: राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत है। भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय विभिन्नताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से विपरीत है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादप व वन्य जात के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरणतः ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबर तथा कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। जनसंख्या कारक: विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक: विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेड, किमखाब, जालीदार व बूटेदार कपड़ा, ईरान के कालीन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशियाई बटिक छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। जनसंख्या का आकार: सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिणाम वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं
खरीद पाने में समर्थ होते हैं। आर्थिक विकास की प्रावस्था। देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिनके पास खनन, प्रबंधन तथा द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ, कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिमाण को बढ़ावा देते हैं। परिवहन। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम तथा मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा व्यापार परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परीक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार में स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है। व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इस प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। एक देश की आर्थिक के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं की क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है।